कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख़याल कर। मैंने फ़ोन किया घर अपनी मम्मी को फ़ोन किया था कि मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ तैयारी, कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनने मेरे को फ़ोन किया कि हमने तेरे को इस दिन के लिए नहीं पढ़ाया है कि तू यहाँ पे छोड़ दे। पहाड़ वाले के लड़कों का पहला ही सपना होता है कॉलेज जाना है, कॉलेज में घूमना-फिरना है। तो कॉल सेंटर में जॉब भी करी थी उस टाइम, होटल में भी जॉब करी थी मैंने। मैंने वो सुना, मैंने कहा ये सही कहना कि मुझे सिर्फ़ गवर्नमेंट ही करनी है। उत्तराखंड और हिंदी पर कैसे पकड़ बनाई? आजकल तो बहुत साधन है, आप किसी भी चैनल से या किसी माध्यम से आप कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन कर सकते हो आप। सफलता हर किसी को मिलती है, किसी को पहले मिलती है, किसी को बाद में मिलती है। तो हम कैसे बैठेंगे यार कि हमारे जूनियर बैठे होंगे कि कोई है कि जिसको तुम पे भरोसा है कि तुम कर लोगे, कि दूसरा मौका हर किसी को मिलता है ताबिज़, पहली बाजी हर किसी ने हारी होती है। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा संघर्ष भरी इनकी कहानी रही है। अब संघर्ष भरी मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप इनकी बातचीत सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद सर। अपने बारे में आप बताएंगे दर्शकों को? सर, मेरा नाम यदुवीर सिंह नेगी है। मैं जिला चमोली नारायणगढ़ चोपता का रहने वाला हूँ। चोपता तो शायद रुद्रप्रयाग में आ गया। सर, हमारे गाँव का नाम भी चोपता है। अच्छा, वो चोपता। घूमने वाला चोपता हो गया, अच्छा, हमारा गाँव हो गया। शिक्षा वगैरह? मेरी जो 10वीं और 12वीं है वो अपने ही गाँव से हुई है। उसके बाद जो मैंने कॉलेज किया है वो डीएवी पीजी कॉलेज से किया है देहरादून, और उसके बाद फिर मैंने बीएड किया हुआ है गोपेश्वर पीजी कॉलेज से, और उसके बाद एमए वगैरह। एमए किया? हाँ। शुरुआत से शुरू करते हैं। तैयारी में अभी फिलहाल आपका कौन सा पेपर निकला है, कौन कौन से, एक बार आप बताएंगे? फिलहाल में मेरा एक वीडियो निकला हुआ है और एक कनिष्ठ सहायक लोक सेवा आयोग वाला फॉरेस्ट गार्ड का निकला हुआ है। तो तैयारी आपने कब से शुरू करी? पीछे से चलेंगे, 12वीं के बाद से बताइएगा कि तैयारी आपने कब से शुरू की? सर, 12वीं के बाद जैसे ही हम कॉलेज में आते हैं, अब एक तो हम पहाड़ से आते हैं, पहाड़ वाले के लड़कों का पहला ही सपना होता है कॉलेज जाना है, कॉलेज में घूमना-फिरना है, अपना कॉलेज के ही उसमें रहना है। तो कॉलेज गए हम, कुछ दिन हम कॉलेज रहे, तो कॉलेज में थोड़ा माहौल ज़्यादा राजनीतिक होता है डीएवी का, तो हम ज़्यादा तैयारी कर नहीं पाए वहाँ, मतलब कॉलेज पे। तो फिर हमने ये सोचा कि हम पार्ट टाइम जॉब के लिए जाएँ, तो कॉल सेंटर में जॉब भी करी थी उस टाइम। कॉल सेंटर में जॉब? हाँ, कॉल सेंटर में जॉब करी थी। उसके बाद? उसके बाद तो कॉलेज भी चलता रहा, फिर वहाँ से छोड़ने के बाद तो फिर होटल में भी जॉब करी थी मैंने, होटल में भी जॉब करी थी। और फिर मतलब तैयारी में आप कब आए और कैसे आए, ये ज़रा मैं जानना ये चाह रहा हूँ। तैयारी का ये है सर कि हम कॉलेज में घूम रहे थे, तो कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, वो थोड़ा अवेयर था पहले से ही। तो उसने कहा कि यार हम खाली कॉलेज घूम रहे हैं या हम प्राइवेट जॉब के पीछे पड़े हैं, तो इससे ऐसा करते हैं कि हम तैयारी, क्यों ना, यहाँ हम देहरादून में हैं, तो हम तैयारी कर लेते हैं। तो हम एक इंस्टीट्यूट में गए थे, ऐसे ही पता करने। तो वहाँ उनका उस दिन पहला ही दिन था, नया बैच बन रहा था, तो वहाँ बैठे थे हम। तो एक सर थे वहाँ, संदीप पंवार जी, वो पढ़ा रहे थे। तो उनने वो पहले दिन वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे क्वेश्चन इतिहास का। इतिहास मेरा बीए में सब्जेक्ट रहा है, तो थोड़ा बहुत पकड़ थी। तो उनने लगभग 10 क्वेश्चन पूछे और पूरी क्लास में से मैंने वो 10 क्वेश्चनों का आंसर दिया था। 10 के 10? सारे के 10 के क्वेश्चनों के। वो पूछ रहे थे कि मुगल वंश का संस्थापक, नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं, डे 1 के जो क्वेश्चन होते हैं। मैंने आंसर दिया, तो उन गुरुजी ने मुझे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा मैं चमोली का हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी चमोली का हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा बैच जो बनेगा वो मंडे को बनेगा, तुम्हें ज़रूर आना है। अच्छा, आपको कोचिंग कोचिंग आना ही है। फिर मैंने कहा यार, जब मुझे एक टीचर बोल रहे हैं कि आपको आना है, तो फिर मैं अगले दिन से कोचिंग गया। उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ सर से। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप ठीक है, आपका जीएस ठीक है, हिस्ट्री ठीक है, तो आप क्यों ना बीएड कर लें? ग्रेजुएशन आपका हो ही गया है लगभग, आप बीएड की तैयारी कर लो। तो उन्होंने मुझे बीएड की ओर वो किया कि आप बीएड कर लो, आपका ठीक है पढ़ाने का, मतलब पढ़ने का ठीक है, आपका नॉलेज भी ठीक है सब्जेक्ट में। तो तब मैं बीएड करने लग गया। ये कब की बात है? ये 2013 लास्ट में मैं 1 महीने के लिए गया था। लेकिन उसके बाद मैं बीएड करने चले गया 2014 में गोपेश्वर। गोपेश्वर से बीएड करा और जी। उसके बाद जब राज्य स्तरीय परीक्षाओं में, मतलब आप 2013 में सक्रिय हो गए थे कि यहाँ से तैयारी करना? नहीं, मैंने सिर्फ़ उस टाइम बीएड के लिए गया था और कोई पेपर मैंने फॉर्म भरे नहीं थे। तो ग्रुप सी की तैयारी में आप कैसे एंटर हुए और कहाँ से आए? ग्रुप सी की सर ऐसा है कि पहले तो एक तो ग्रुप सी के थोड़ा फॉर्म कम आते थे। हाँ, तो हम अपने बीएड में ही थे, फिर हमने टीटी वगैरह मेरा यूटेट, सीटेट दोनों क्लियर है, तो उसी के पीछे रहे। तो हमारे जो शिक्षा विभाग में है उसमें पोस्टें बहुत कम आती हैं, बहुत अंतराल में आती हैं। तो यहाँ भी उत्तराखंड में पोस्टें आने की तैयारी चल रही थी। जीएस तो चल ही रहा था, उसके साथ थोड़ा-थोड़ा उत्तराखंड चल रहा था, लेकिन उतनी बढ़िया तैयारी हो नहीं रही थी। बढ़िया तैयारी मेरी हुई लॉकडाउन के बाद से। जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में सारे लोग घर चले गए थे,
घर जैसे गया तो मैं देखा कि यार जो प्राइवेट लोग हैं, जो ठीक-ठाक कमा रहे थे, जब घर आए थे तब तो ठीक थे, लेकिन वापसी जाते समय उनकी सबकी जॉब छूट गई थी, सबकी स्थिति डामाडोल हो गई थी। फिर मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा चिंतन किया मैंने कहा हमें जो तैयारी करनी है वो सरकारी नौकरी की करनी है, प्राइवेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक फराज साहब का एक शेर है कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख़याल कर। मैंने वो सुना, मैंने कहा ये सही कहना कि मुझे सिर्फ़ गवर्नमेंट ही करनी है अब। वहीं से आपको मोटिवेशन मोटिवेशन मिला था। अच्छा, एक और चीज़, तैयारी पर हम अभी आएँगे। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। दरअसल बहुत सारे लोगों से मैंने यहाँ पर बातचीत की है। मैं ये देखता हूँ उत्तराखंड में कोई भी स्टूडेंट आता है, वो ग्रुप सी के लिए नहीं सोचता है, बहुत कम होता है। या तो शायद कोई पहले पीसीएस की यूपीएससी कर रहा होता है, या फिर वो प्रवक्ता वगैरह जो आप बता रहे हैं एंटी। तो ऐसा क्या होता है कि वो उनको छोड़कर फिर ग्रुप सी की तरफ भागने लगते हैं? सर ऐसा है, पहला तो ये है कि जो शिक्षा विभाग में है, पोस्टें बहुत कम आती हैं। मैंने प्रवक्ता भी दिया है और एलटी भी दिया है। मेरा कुछ नंबरों से दोनों में रुक गया था, एलटी में भी रुक गया था, प्रवक्ता में रुक गया था। लेकिन प्रवक्ता के लिए मैंने बहुत अच्छी, क्योंकि वो लॉकडाउन के बाद की पोस्टें थी दोनों, तो मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी, मेरा हो नहीं पाया उस टाइम। तो मतलब मैंने सोचा था कि मैं तैयारी छोड़ दूँ। बात वो हो रही थी कि एक दिन मैंने फ़ोन किया घर, अपनी मम्मी को फ़ोन किया था कि मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ तैयारी, कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। उनने मेरे को फ़ोन किया कि हमने तेरे को इस दिन के लिए नहीं पढ़ाया है कि तू यहाँ पे छोड़ दे। हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि हमने तेरे को इसलिए नहीं पढ़ाया है कि तू छोड़ दे इस टाइम पे, अपना आराम-आराम से कर ले, हो जाएगा, हमें तेरे पे भरोसा है। ठीक। तो यहाँ से फिर मेरे को मोटिवेशन मिला कि घर वालों को मेरे पे भरोसा है, तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ग्रुप सी की ओर आ गया। तो ग्रुप सी में अब स्टार्टिंग से करते हैं कि आप ग्रुप सी में एक्टिव मतलब कब से हुए? कौन से ईयर से आपने ग्रुप सी को मतलब ये मान लिया कि अब मैं निकालना है तो ये एग्ज़ाम निकालना है? ये जब मैं लेक्चरर के एग्ज़ाम में बाहर हुआ था, उसके बाद मैंने सोच ही लिया था कि अब कुछ ना कुछ तो चाहिए मेरे को। लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद, हाँ। 2021 समथिंग में मान के चलिए। ये 2022 21-22 के बाद ही लगभग ये हुआ था। 21-22 हुँ। और उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू करी। तो माध्यम आपने शुरुआत में बताया कि कोचिंग आपने कितने टाइम तक ली थी जो? कोचिंग मैंने सिर्फ़ 3 महीने ले रखी है बस। 3 महीने। हाँ। उसके बाद आपने कैसे पढ़ाई करी? उसके बाद लेक्चरर के लिए मैं कोचिंग गया था, लेकिन वो ग्रुप 6 से अलग हो जाता है फिर। अलग हो जाता है। उससे मैं खुद से ही करा, और यूट्यूब आजकल तो बहुत साधन है, आप किसी भी चैनल से या किसी माध्यम से आप कर सकते हो, मतलब घर ऑनलाइन बैठे कर सकते हो कर आप। सकते हो आप। तो आपने जब ये सब कुछ करा, देहरादून से कॉलेज करने के बाद बीएड भुवनेश्वर से करा, तो आप घर चले गए थे, यहीं देहरादून में थे? था तो मैं देहरादून में, लेकिन तैयारी नहीं थी कि अब फॉर्म का इंतज़ार ही कर रहे थे, अब लेक्चरर आएगा, लेकिन ग्रुप सी से ज़्यादा मतलब नहीं था। अच्छा, ग्रुप सी उसी से मतलब नहीं था। उसी में चल रहे थे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी हाल-फिलहाल में क्या है, ये स्नातक स्तरीय परीक्षा में अक्सर कोई बीएड वाला है या फिर कोई अच्छे बैकग्राउंड से, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप सी की जो पोस्ट है, कहीं न कहीं इस पर जो हायर एजुकेशन वाले हैं, उनका दबदबा हो चुका है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे पहला रीज़न ये है कि जो हायर एजुकेशन करते हैं, उनमें एक तो धैर्यता आ जाती है। वो मतलब चीज़ों को पॉज़िटिव वे में लेना स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रुप सी में ये होता है कि कहीं लड़के ये होते हैं, एक एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो उसके बाद मतलब उनका हाथ-पैर वो छोड़ देते हैं वहीं पे, तैयारी या हल्के कर लेते हैं। लेकिन जो हायर एजुकेशन वाले होते हैं, उनको पता है कि बहुत लेट ही विज्ञप्ति आती है, बहुत लेट ही एग्ज़ाम होते हैं, तो थोड़ा धैर्य बना के रखते हैं प्रोसेस उसमें। मतलब धीरे चलता है। हाँ, प्रोसेस धीरे चलता है। तो आपका जब एग्ज़ाम मतलब आपने तैयारी करी, तो कैसे आप मतलब पढ़ाई वगैरह करते थे? थोड़ा-सा ये बताएँगे, क्योंकि अक्सर दर्शकों का यही क्वेश्चन रहता है कि कैसे आपने पढ़ाई करी? हाँ सर, पढ़ाई तो मैं घर से कर ही रहा था। मॉक के लिए गया था, मैं एक इंस्टीट्यूट में गया था मॉक के लिए, मैं जाता था। वहाँ पहले-पहले तो नंबर बहुत कम आते थे, बाद में जब मैं बैठा तो मेरे 80-85 लगभग नंबर आने लगे थे। टॉपर हो? टॉपर तो नहीं, लेकिन 80-85 लगभग नंबर आने लगे, तो फिर मैंने कहा यार कि हो सकता है कि मैं आ सकता हूँ। फिर एक दिन राहुल नेगी जो हैं, उनका मुझे फ़ोन आता है, मेरे परिचित हैं, उनका मुझे फ़ोन आता है कि मैं पेपर सेट लगा रहा हूँ, आपको वहाँ आना है। मैंने कहा यार यहाँ तो हम ठीक, हमारे नंबर तो ठीक आ रहे हैं। मैं राहुल नेगी के वहाँ चले गया, तो वहाँ जब मैंने पेपर दिया मेरे 48 नंबर आए। वो उम्मीद मैंने अभी तक सँभाल के रखी है। मैंने कहा कहाँ मैं 85 वाला, मैं एकदम से गिर गया, क्योंकि वो फिर प्रोसेस ही वो सारा पैटर्न ही दूसरा हो गया था। फिर मैंने कहा यार कि ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद मैं राहुल नेगी के साथ कंटिन्यू रहा। उस आदमी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, राहुल नेगी का, कि उसने मेरे को आत्मविश्वास दिया। मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंट बहुत नीचे था, उस आदमी ने मेरे कॉन्फिडेंट को ये कर दिया कि तुम कर सकते हो। तो मतलब आपने वहीं से जो है
मॉक टेस्ट का कितना रोल रहता है? आपने बताया ना कि कभी आप 80 लाते थे, कभी 48, तो कितना रोल रहता है एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट का? हाँ, मॉक टेस्ट का रूल तो रहता है क्योंकि आपको थोड़ा अनुभव हो जाता है। माना वो उससे क्वेश्चन ना आए, लेकिन वो क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए हैं आपसे कि अब ये नहीं आएँगे लेकिन वो तुमने पढ़े हुए हैं। और पढ़ाई आपने कैसे करी? जैसे आप प्रवक्ता वाले थे, तो आपका विषय क्या था उसमें, मतलब? मेरा प्रवक्ता राजनीति विज्ञान से विषय। राजनीति विज्ञान, तो ज़ाहिर-सी बात है आप आपकी उसमें अच्छी पकड़ होगी। उत्तराखंड और हिंदी आपने, क्योंकि प्रवक्ता में जीएस तो आती है, उत्तराखंड और हिंदी पर कैसे पकड़ बनाई आपने? सब मैंने उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी को बेस्ड करा। मैंने कहा पहले इसको वो करना है, परीक्षा वाणी को करना है, फिर उसके बाद मैंने अजय रावत को पढ़ा था और बलोदी को पढ़ा था। अजय रावत और बलोदी। हुँ। अच्छा, बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, परीक्षा वाणी तो काफ़ी बच्चे पढ़ भी लेते हैं। अजय रावत और बलोदी कैसे पढ़ी? सर मैं उसको पहले तो मैंने उसको डिटेल में पढ़ा सबको, फिर उसके बाद मैं उनको क्वेश्चन को देखता था कि कहाँ से मेरे को क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से। क्योंकि ऐसे अजय रावत आपने देखी होगी, उसके बुक नोवेल टाइप बुक है वो, मतलब अगर कोई सही। सामान्य छात्र उसे पढ़ेगा तो नींद आ जाएगी या बोर हो जाएगा। कैसे आप उसके नोट्स बनाते थे? कैसे पढ़ा आपने उसको? सबसे बढ़िया बात यही रही कि अजय रावत में वो नोवेल टाइप की थी और मेरे को नोवेल वगैरह पढ़ने का थोड़ा शौक था, तो मैंने उसको बहुत जल्दी से पढ़ा। वो आत्मसात हो गई मेरे को बुक अच्छा, अजय रावत। मतलब आप कंफर्टेबल हो गए? कंफर्टेबल हो गया था उसके साथ। ठीक। और बलौती की बुक आपने कैसे पढ़ी? अब बलौदी मैंने सुना था लोग राहुल नेगी से कि ये आर्ट और कल्चर में सबसे बेस्ट बुक है, तो फिर मैंने कहा इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसमें हमारे आर्ट और कल्चर से पुराने पवाड़े वगैरह था। हाँ। मैं उनको भी रिलेट कर रहा था, उनको धीरे-धीरे रिलेट कर रहा था, तो मैंने कहा ये भी ठीक है, इंटरेस्टेड है, तो वो हाँ। भी हो ही गई पढ़ना। दरअसल जब मैं भी क्लासेस वगैरह लेता हूँ, तो यही कहना मेरा होता है कि उत्तराखंड पढ़ना बहुत आसान है। आप कल्चर को रिलेट हाँ, कर हाँ, आप सकते हो। रिलेट कितना कर सकते कुछ हो भी उस चीज़ को। चीज़ें हैं, चाहे आपके कोई स्थान हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप रिलेट कर पढ़ सकते हो। हाँ, तो उत्तराखंड आपकी यहाँ से होगी। फिर हिंदी पर कैसे आए आप? अब हिंदी सर मैं पहले भी जैसे हमारा यूटेट, सीटेट के लिए हिंदी आती है 30 नंबर की। अच्छा। तो मेरा दोनों था, तो उसके लिए हिंदी पढ़ना ही पड़ता था। तो हिंदी में लुसेंट और बाद में ये आपका राजपाल सिंह हाँ, राजपाल सिंह। इन हाँ। दोनों को मैंने पढ़ा है, यहाँ से मैंने हिंदी करी है। अच्छा, लूसेंट और ये। अच्छा, हिंदी में बहुत सारे बच्चों के कंसर्न रहता है कि किस तरीके से आप हिंदी को पढ़ते थे? क्योंकि व्याकरण तो शायद बहुत लगभग सीमित आती है, लेकिन जो वन वर्ड होते हैं, चाहे पर्यायवाची, विलोम, सब इन चीज़ों को आप किस तरीके से तैयार करते थे? सर जो वन वर्ड और पर्यायवाची हैं, वो उसमें मेरी पकड़ थी। मुझे लगता है कि ये मेरे ठीक थे। व्याकरण में मैं थोड़ा 19-20 कर जाता मतलब था। आप पहले से थोड़ा बड़े खतरों के खिलाड़ी टाइप रहे हैं कि जो चीज़ लोगों की बहुत कठिन होती है, हाँ, ये व्याकरण में मैं दिक्कत होती है, आपकी वो आसान है। हाँ, क्योंकि मेरा ये है कि मैं जब भी बात कोई भी नॉर्मल किसी भी उसमें करता हूँ, मैं हिंदी के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। अभी आपने देखा होगा मैं आत्मसात या ऐसे कुछ वर्डों का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ, तो उसमें वो आसान हो जाता है, कंफर्टेबल। कम्फर्ट हो जाता है आदमी उसमें। तो जब तैयारी आपने करी, आज आपके 3-4 जितने भी पेपर निकले, अ, कैसा माहौल रहा? मतलब कैसा आपके साथ कोई ऐसी घटनाएँ हुई जहाँ पर आप डिमोटिवेट हुए, या फिर आपको 21 के बाद ऐसा लगा कि यार कहाँ मैं प्रवक्ता की तैयारी कर रहा हूँ, ग्रुप सी में आ रहा हूँ? कुछ ऐसा रहा आपके साथ? हाँ, ये तो होता है, लेकिन स्विच करना थोड़ा टफ होता ही है सर। क्योंकि वीडियो का मैंने जब पिछली दफ़ा दिया था, मुझे कुछ ज़्यादा सिलेबस का भी कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं हो पाया मेरा उसमें। मैं बहुत नीचे रह गया था उसमें। लेकिन फिर मैंने कहा यार कि अब कुछ है नहीं, तो इसको ही पकड़ना है, भागते भूत की लंगोटी अच्छी, वो वाली बात हो गई थी। ठीक, ठीक। तो मतलब आपने सेल्फ मोटिवेट आप रहे। हाँ जी। ठीक। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी तैयारी के दौरान, कोई आपको मतलब ऐसा कुछ लगा कि यार अब मैं छोड़ देता हूँ, मतलब तैयारी? होता है ना कि आप मोटिवेट तो रहे, लेकिन एक टाइम पर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो आप छोड़ने की सोचते हो, ऐसा सोचा आपने? हाँ, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन मेरे माताजी ने मेरे को कहा कि क्यों छोड़ रहा है तू? तू कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, आप इस बात से आप अपने आप में मोटिवेट हो जाते हो कि कोई है कि जिसको तुम पे भरोसा है, कि तुम कर लोगे। जी। एक चीज़ आपने बताई, जैसा आपने 2011 में शायद संभवतः कॉलेज वगैरह कर लिया था, 12वीं हो गई थी। हुँ। आप उम्र में थोड़ा बड़े हैं, तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि उम्र 28 साल हो गई, 30 साल हो गई, नहीं हो पा रहा है। आपने इस चैलेंज को कैसे लिया कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, या फिर मैं पढ़ाई का मेरा लगभग 10-12 साल हो गए हैं इस फील्ड में। आपने कैसे अपने आप को यहाँ तक ये रखा कि मैं तैयारी कर सकता हूँ और मेरे से होगा? ठीक, मेरा सर मानना ये रहा है, सफलता हर किसी को मिलती है। ये मैं आपके व्यूअर को भी बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे भाई आप शायद देखेंगे कि सफलता हर किसी को मिलती है। किसी को पहले मिलती है, किसी को बाद में मिलती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक छोटा भाई है हमारा गौरव नेगी, 32वीं रैंक है उनकी। उनकी उम्र है 24 साल, जी। ठीक? और एक 12वीं रैंक के हैं जीवन पांडे जी, वो भी हमारे मित्र हैं, उनकी उम्र है 34 साल। तो सफलता दोनों को मिली है, एक की 12वीं रैंक है, एक की 32वीं रैंक है। लेकिन किसी को समय जल्दी मिल जाती है, किसी को बाद में मिलती है। मेरा ये मानना रहा है, सफलता हर किसी को मिलती है।
वो आपकी बात सही है। बहुत से लोग जल्दी घबरा भी जाते हैं, नर्वस भी हो जाते हैं। पर खुद को कैसे मनाएँ? मतलब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार उम्र हो गई, 28 साल हो गया, अब मैं नहीं करता, नहीं हो रहा है। तो वो कैसे अपने आप को मतलब ये समझाएँ या कैसे वो मोटिवेट रहे? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। सर ये बात भी मेरे साथ भी हुई थी। मैं जब मॉक के लिए जा रहा था, मेरा एक दोस्त था, उसने कहा यार कि हमारे जूनियर बैठे होंगे वहाँ, हुँ, तो हम कैसे बैठेंगे यार कि हमारे जूनियर बैठे होंगे। मैंने उनको कहा ऐसा है भाई जी कि समर्पण वाला भाव होना चाहिए। आप जब लगे हो तैयारी में, आप कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं है। बस आप समर्पण के भाव से रहो, तो तब समस्या नहीं होगी, आपको समाधान अच्छा मिलेगा, मतलब जो भी आपका रिज़ल्ट है, वो अच्छा मिलेगा। जी, बिल्कुल आपने सही बात बताई। तो संभवतः आप सभी को आपका उत्तर मिल गया होगा। बहुत सारे कमेंट बॉक्स भरे हुए थे हमारे कि उम्र इतनी हो गई है, आप लोग ये सवाल पूछिए। इसी तरीके से आपके जितने भी सवाल रहते हैं, हमारे जो अगले गेस्ट आएँगे, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं हमसे। तो ये हमारे साथ यदुवीर सिंह जी थे और अंत में मैं यदुवीर जी आपसे एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी छात्र तैयारी में चाहे वो नया हो, पुराना हो, अब आ रहा है तो किस तरीके से वो आए और आप उसको एक ऐसा क्या मैसेज देंगे कि जिससे उसको समय भी कम लगे और वो कामयाब भी हो? बिल्कुल सर, मेरा जो हमारे साथ चयनित नहीं हुए हैं, उनको कहना चाहता असफल कोई नहीं होता प्रतियोगी परीक्षाओं में, सारे सफल हैं। हाँ, हम चयनित हो गए हैं, जो चयनित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए एक मैसेज ये है कि दूसरा मौका हर किसी को मिलता है ताबिज़, पहली बाजी हर किसी ने हारी होती है। बहुत अच्छी लाइन आपने बोली। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक वो इंसान तक ये वीडियो जानी चाहिए जो दरअसल बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हार आपको माननी नहीं है। बहुत अच्छा इनसे बातचीत कर कर हमें लगा और एक बहुत अच्छी लाइन जो आज मुझे भी इनसे सीखने को मिली कि कॉम्पिटिशन में कोई भी जो है असफल नहीं होता है। तो इसी जोश के साथ मैं चाहूँगा कि अगली बार जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर कोई बैठा हो, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई पॉडकास्ट में।